ये ना ऐसा योद्धा रहा होगा हमारे देश से जिसने 9 साल के अंदर 120 लड़ाइयां लड़ी लेकिन एक भी नहीं हारा। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक वीर योद्धा की, एक राजा की। जी हाँ, ऐसा राजा जिसने अपने शासनकाल के दौरान 210 युद्ध लड़े और एक में भी पराजित नहीं हुआ। एक ऐसा राजा जिसने 13 से 14 की उम्र में कई ग्रंथ लिख डाले। जी हाँ, एक ऐसा राजा जिसने औरंगजेब के पूरे भारत पर शासन करने के सपने को कभी सच नहीं होने दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नन अदर ग्रेट छत्रपति संभाजी महाराज की। दोस्तों, संभाजी महाराज किसी और के नहीं बल्कि स्वर्गीय श्री छत्रपति शिवाजी महाराज उन्हीं के पुत्र थे, जिनका जन्म 14 मई 1657 में पुरंदर किले पुणे में हुआ। जब छत्रपति संभाजी महाराज केवल 2 वर्ष के थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया, और जो जीजाबाई है, जो इनकी दादी हैं और जो छत्रपति शिवाजी महाराज की माता है, उन्हीं ने इनका पालन पोषण किया आगे और इनको पाल पोस कर 9 वर्ष की उम्र तक बड़ा किया। यह एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने मात्र 13 से 14 साल की उम्र में कई ग्रंथ लिख डाले, जिसमें से बुद्ध भूषण एक प्रमुख ग्रंथ है। और 13 से 14 साल की उम्र में इन्होंने सिर्फ ग्रंथ ही नहीं लिखे, बल्कि इन्हें उस समय 13 से 14 साल की उम्र में 13 भाषाओं का ज्ञान था। दोस्तों, कहा जाए तो ये शस्त्र और शास्त्र दोनों के एक अद्भुत समागम थे। दोस्तों, ये केवल 9 वर्ष के थे जब औरंगजेब एक शांति संधि का झांसा देकर शिवाजी महाराज और इनको आगरा बुलवा लेता है कि शांति संधि की जाए। तो शिवाजी महाराज जो थे, छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, इनको घोड़े पर लेकर 1250 किलोमीटर, सोचिए सिर्फ 9 वर्ष की उम्र में घोड़े पर 1250 किलोमीटर ये ट्रैवल करते और वहां पहुंचते हैं। दोस्तों, झांसा और धोखा देना जैसे औरंगजेब की फितरत में ही था। उसने झांसा देकर उनको बुलाया, फिर झांसा देकर ही उनकी पहले तो दरबार में बेइज्जती की, दोनों की, पिताजी और बेटे की दोनों की बेइज्जती की, और फिर उन्हें बंदी बना दिया। जी, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि संभाजी महाराज केवल उस समय 9 वर्ष के थे, पर ये ऐसे व्यक्तित्व थे जो बचपन से किसी भी चीज से नहीं घबराते थे। इनको किसी चीज से डर लगता ही नहीं था। डर नाम का वर्ड इनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। जी हाँ, ये उस समय भी बिल्कुल नहीं डरे और तरकीबें लगाते रहे किस तरह से पिता को बाहर निकाले और किस तरह से वहां से खुद भागे, एस्केप करे उस किले से जहां आगरा में उन्हें बंद किया गया था उनके पिताजी के साथ। तो कुछ ही समय लेते हैं और पहले पिताजी को अपने वहां से बाहर निकालते हैं और फिर थोड़े ही समय बाद खुद भी वहां से गायब हो जाते हैं। तो सोचिए इस बच्चे की नीति क्या रही होगी, 9 साल के बच्चे की, जिसने अपने पिता को कारागार से बाहर निकलवाया, खुद वहां से निकले और रायगढ़ पहुंचे। दोस्तों, ये 10 वर्ष की उम्र तक शरीर संरचना यानी बॉडी बिल्डिंग, आर्चरी यानी तीरंदाजी और राजनीति ऐसी चीजों में काफी निपुण थे 10 वर्ष की उम्र में। और इन्हीं चीजों को बेहतर करने के लिए इन्हें 10 वर्ष की उम्र में आमेर के राजा जय सिंह के पास भेजा गया ताकि राजनीति और कूटनीति को और निपुण तरीके से सीखें और राजाओं को अपनी तरफ जोड़ना सीखें। दोस्तों, एक तरफ जहां छत्रपति शिवाजी महाराज जो इनके पिता थे वो मुगलों से लोहा लेने में व्यस्त थे, वहीं दूसरी ओर ये भी पीछे नहीं थे ज्यादातर। केवल 19 वर्ष मात्र की उम्र में इन्होंने रायगढ़ के किले को पूरी तरह से संभालना शुरू कर दिया। और कवि कलश उज्जैन के कवि थे, काफी उनको अपना परामर्शदाता यानी अपना एडवाइजर चुना। दोस्तों, अब साल आता है 1681 जहां पर स्वर्गीय श्री वीर छत्रपति शिवाजी का देहांत हो जाता है और पिता के देहांत के वक्त इनकी आयु केवल 23 वर्ष थी। जी हाँ, ये केवल 23 वर्ष के थे। इन्होंने पिता की मृत्यु पर शोक जताया और तुरंत ही बिल्कुल जस्ट तैयारी शुरू कर दी युद्ध की। और जो औरंगजेब था उस समय का क्रूर शासक, उसके खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए तैयारी शुरू की और औरंगाबाद किला जो औरंगजेब का सबसे बड़ा किला था उस पर हमला बोल दिया, उसे जड़ से उखाड़ दिया ताकि दुश्मन कमजोर हो जाए और इनकी ताकत बढ़ जाए। वहां से धन भी इन्होंने लूटा। औरंगजेब ने सोचा ये केवल 23 साल मात्र का बालक है, इसमें इतना साहस, इतनी दृढ़ता, इतना धैर्य और इतना समर्पण आया कहां से जो अपने पिता के नक्शे कदम पर इतनी जल्दी चलने लगा। तो जब इनका किला उखड़ा तो औरंगजेब को काफी गुस्सा आया। तो इनका एक जनरल था हुसैन अली खान। औरंगजेब ने उसको आदेश दिया हुसैन अली खान को कि जाओ 20,000 सैनिकों को लेके जाओ और संभाजी महाराज जो है उनको बंदी बना कर लेकर आओ। तो जो हुसैन अली खान था वो काफी कॉन्फिडेंट था। वो औरंगजेब से कहता है
कि मात्र 2 दिन के अंदर पकड़ लाऊंगा। ये कहकर वो 20,000 की सेना लेके मराठाओं की तरफ रवाना हो जाता है। पर छत्रपति संभाजी महाराज की लीडरशिप क्वालिटी इतनी तगड़ी थी, उन्होंने बहुत जल्दी, काफी जल्दी सारे मराठाओं को एकत्रित किया और हुसैन अली खान 1 साल तक उनसे युद्ध करता रहा पर कभी जीत नहीं पाया। और हुसैन अली खान को औरंगजेब वापस बुला लेता है कि तेरे से कुछ हुआ नहीं, छोड़। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जब उस समय जब ये सब चल रहा था तो औरंगजेब नॉर्थ इंडिया को पूरी तरह से जीत चुका था। जी हाँ, नॉर्थ इंडिया में कोई भी उसके टक्कर लेने वाला नहीं था। लेकिन वहीं दक्कन जो था यानी दक्षिणी साइड, वो उसको काफी दिक्कत दे रहे थे मराठा। तो वो सोचता है वो पोर्तुगीज के साथ संधि यानी पुर्तगालियों के साथ संधि करेगा और उन लोगों को घेर कर 3 तरफ से तब मारेगा। तो इसलिए वो संधि करने जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद ही पुर्तगाली लोगों से संधि करने जाता है युद्ध को लेके। पर संभाजी महाराज की आप कूटनीति को देखिए, वो कितनी स्ट्रांग थी। वो तुरंत ही जैसी संधि होती है उसके कुछ दिनों बाद ही पुर्तगालियों पर हमला कर देते हैं, उन्हें उखाड़ उखाड़ के बहुत मारते हैं, बहुत मतलब एक तरह से नेस्तनाबूद कर देते हैं पुर्तगालियों को। संभाजी महाराज एक ऐसे कारण थे जो औरंगजेब के बीच में आए और उनको पूरा भारत जीतने नहीं दिया। वो ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने 9 साल तक औरंगजेब को मराठाओं के बीच इधर से उधर चक्कर कटवाए। मैं बताता हूँ आपको कैसे। जो संभाजी महाराज हैं वो आए दिन मुगलों पर हमला करते रहते थे, जिसको लेकर औरंगजेब काफी टेंशन में रहता था और साउथ को लेकर काफी टेंशन में रहते हैं, दक्कन को लेकर काफी टेंशन में रहता था कि यहाँ से आए दिन हमले होते रहते हैं। तो नॉर्थ में तो उसका राज था ही, तो वो अब फोकस करता है दक्कनों की तरफ यानी साउथ की तरफ, दक्षिणी तरफ, नीचे की तरफ फोकस करता है और वहां युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो संभाजी महाराज होते हैं औरंगजेब को 9 साल तक, जी हाँ 9 साल तक इधर से उधर घुमाते रहते हैं। कभी इधर से हमला करते हैं, कभी उधर से। पर औरंगजेब किसी भी युद्ध में नहीं जीत पाता संभाजी महाराज से। कभी ऊपर से हमला, कभी नीचे से हमला, इसी को सहते सहते वो कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं और ऐसे 9 साल निकल जाते हैं। पर औरंगजेब दक्कन को नहीं जीत पाता। और ध्यान दीजिएगा यहाँ 8 लाख की सेना को लेकर गया था औरंगजेब दक्कन जीतने और संभाजी महाराज के पास केवल 20,000 की सेना थी। और जहां पर एक तरफ दक्कन में संभाजी महाराज औरंगजेब से लोहा ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ स्वदेशी सल्तनतें नॉर्थ की तरफ, क्योंकि वहां 9 साल का गैप मिल गया था, वहां पर नॉर्थ में उभरनी शुरू हो गई थी। तो इसीलिए संभाजी महाराज एक ऐसे कारण बने कि जो औरंगजेब था वो कभी पूरे इंडिया को कंकर नहीं कर पाया। कहा जाता है ये काफी इनोवेटिव भी थे। इन्होंने ही पहली दफा विस्फोटक तीरों का इस्तेमाल किया। जी हाँ, विस्फोटक जो तीर होते हैं उनका इस्तेमाल पहली बार इन्होंने ही किया था उस समय। औरंगजेब जो था वो बार बार किसी न किसी को लेकर आता, इधर से सहायता उठाता, उधर से सहायता उठाता, सिद्धियों को साथ लेकर युद्ध करने आता और बार बार मुंह खाकर चले जाता। जी हाँ, औरंगजेब जीत ही नहीं पाता था और काफी परेशान हो गया था। दोस्तों जो संभाजी महाराज थे उनका साफ कहना था जो औरंगजेब के धर्म परिवर्तन वाले मिशन में उसका साथ देगा वो उनको नहीं छोड़ेंगे, उनके जड़ से उखाड़ देंगे, उनको खत्म कर देंगे पूरी तरह से। इसीलिए जब पुर्तगालियों और सिद्धियों ने उनका साथ दिया तो वो वहां से भी धीरे धीरे करके उन सबको खत्म करते चले गए, पुर्तगालियों और सिद्धियों को मारते चले गए, खदेड़ा, बहुत खदेड़ा। और अब जो औरंगजेब था वो ये बात समझ चुका था कि वो सामने से भिड़कर तो संभाजी महाराज को नहीं हरा सकता। पर आपने एक कहावत भी सुनी होगी जो बहुत पुरानी है हमारे देश में कि घर का भेदी लंका ढाए। जी हाँ, यही हुआ हमारे वीर संभाजी महाराज के साथ। तो अब टाइम था 1689 का, 1689 का, जब गनौजी शिर्के जो इनके साले थे वो मुगलों के जो जनरल होते हैं उनमें से किसी एक को खबर दे देते हैं कि जो संभाजी महाराज है कवि कलश के साथ एक गुप्त मार्ग से गुप्त सभा के लिए जा रहे हैं। तो गनौजी शिर्के ये खबर दे देते हैं मुगलों को और वो 2000 की सेना लेके, जी हाँ 2 व्यक्तियों के लिए 2000 की सेना लेकर पहुंचते हैं और उनको वहां पकड़ लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। सोचिए जिस व्यक्ति को 8 लाख लोग नहीं हरा पाए वो 2000 से हार जाता है। क्यों? क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। दोस्तों जब इनको पकड़ा गया तो औरंगजेब जो था इनसे काफी खुन्नस खाए बैठा था, काफी चिढ़ा बैठा था क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा नुकसान कर दिया था औरंगजेब का, उसे एक तरह से खत्म ही कर दिया था। तो औरंगजेब इनसे काफी खुन्नस खाए बैठा था। तो
जब इनको पकड़कर औरंगजेब के पास यानी संभाजी महाराज को औरंगजेब के पास लाया जाता है तो वो आदेश देता है कि इनको नगर में उल्टा लटकाकर घुमाया जाए, लोगों को इन पर मूत्र त्यागने के लिए बोला जाता है और इन पर पत्थर बरसाए जाते हैं। जी हाँ, इतना क्रूर व्यवहार किया जाता है संभाजी महाराज के साथ। महाराज कारागार में होते हैं तो औरंगजेब उन्हें 3 काम करने को बोलता है और बोलता है तुम ये कर दोगे तो मैं तुम्हारा जीवन बख्श दूंगा। वो कहता है कि तुम जो मराठाओं की जमीन है या मराठाओं का जो राज्य है वो मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हें एक सलामी राजकुमार बना दूंगा जो मेरे इशारों पर चलेगा। दूसरा वो कहता है कि तुमने जितना भी खजाना लूटा है, गहने लूटे हैं, वो वापस कर दो और तुम्हारी मदद करने वालों का नाम बता दो। और तीसरा वो कहता है कि अपना धर्म परिवर्तन कर लो। छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो किसी भी सिचुएशन से नहीं डरते थे। उनमें एकमात्र डर नाम का रत्ती मात्र भाव नहीं था। जो डर मात्र भाव होता है उनमें रत्ती भर नहीं था, इतना सा भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अपने मराठाओं का राज्य तुम्हारे नाम नहीं करूंगा, अपने भाई लोगों की जमीन तुम्हें नहीं दूंगा, गहना जो लूटा है वो वापस नहीं मिलेगा और अपना धर्म परिवर्तन तो मैं कभी नहीं करूंगा। जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। तो दोस्तों, जो कवि कलश थे और संभाजी महाराज थे उन्होंने अन्न जल का त्याग तो कर ही दिया था और जो औरंगजेब था उसने भी क्रूरता में कोई कमी नहीं छोड़ी और उन्होंने इतना साहस दिखाया कि पूछिए मत, मैं बताता हूँ आपको। जो औरंगजेब था उन्होंने आदेश दिया कि इनके नाखून उखड़वा दिए जाएं। इनके नाखून उखाड़ लिए गए और इनकी आंखों में मिर्ची डाली गई और इनको मारा पीटा काफी गया और सरिया, जो खोलता सरिया होता है, लाल कर कर पूरा गर्म करके इनकी आंखों में डाल दिया गया और इन्हें अंधा कर दिया गया। फिर यही 3 सवाल पूछे गए पर मजाल थी कि संभाजी महाराज मान जाए। वो ऐसे शासक थे, वो डरते किसी से नहीं थे, उनको स्वाधीनता पसंद थी, इसलिए वो मृत्यु को प्राप्त कर सकते थे। वो मना कर देते हैं इन चीजों को करने से और इनके इनकार करने पर औरंगजेब को और गुस्सा आता है और वो रुकता नहीं है, क्रूरता की सीमाओं को और पार करता है। वो एक एक करके इनकी पाँव की उंगलियां काटता है, फिर एक हाथ काट देता है, बाल उखड़वा लेता है और इनकी चमड़ी चाकू से उधेड़वाना शुरू कर देता है और तब इनसे पूछता है कि अब करोगे ये 3 काम। पर हर बार औरंगजेब के घमंड पर थूकते हुए कवि कलश और संभाजी महाराज मना करते हैं, इनकार कर देते हैं अपने धर्म को त्यागने से कि हम अपना धर्म नहीं त्यागेंगे। दोस्तों, कवि कलश और संभाजी महाराज के साथ ये टॉर्चर 40 दिनों तक चलता है और फिर भी वो इस अपने धर्म को नहीं त्यागते, इतने मेधावी थे वो। और फिर अंत में आकर औरंगजेब हार मान जाता है और कहता है कि संभाजी महाराज, मैं तेरे आगे हार मानता हूँ कि मैं तेरे को विवश नहीं कर पाया। ये मेरी एक पराजय ही है, मेरी पराजय है कि मैं तेरे को विवश नहीं कर पाया और मेरे 4 बेटों में से अगर एक भी तेरे जैसा होता ना तो आज मैं पूरे हिंदुस्तान पर फतेह कर चुका होता। ये बात औरंगजेब खुद कहता है संभाजी महाराज से और कहता है मैं तेरे आगे हार मानता हूँ और कहता है कि टुकड़े कर दो इसके, इन दोनों के टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दो। तो जो कारागार में उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं और उनको नदी में बहा दिया जाता है। इसी चीज को मराठाओं और बाकी हिंदू राजाओं, जो थे राजा थे, मराठाओं और हिंदू राजाओं को एक किया और उन लोगों ने जो संभाजी महाराज थे उनके टुकड़ों को सिलकर उनका दाह संस्कार किया। मुझे गर्व है, मैं ऐसे सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ जहाँ पर संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे योद्धा पैदा हुए जिन्होंने टॉर्चर सहना, इतना टॉर्चर सहा फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा और धर्म की खातिर हमेशा लड़े और देश के लिए लड़े। मुझे गर्व है ऐसे योद्धा हमारे भारत देश में पैदा हुए। छत्रपति संभाजी की ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे वीर योद्धा की कहानी को जान पाए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।